चलिए हम लोग बाबू आज करने वाले हैं अपना कंप्लीट पीजीबीपी। अब पॉइंट ये है कि नॉर्मली हमें लगता है कि पीजीबी सबसे बड़ा चैप्टर है, जो कि आई अंडरस्टैंड है, बट काफी सिंपल भी है। ठीक है, सी लेट्स स्टार्ट पीजीबी। अगर मैं आपको बात करूं, चैप्टर का नाम ही क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स। एक और पॉइंट पहले मैं बता दूं कि ये जो नोट्स है, जैसे आपका ये प्राइमरी बुक का जो क्वेश्चंस हैं एंड जो उनके सॉल्यूशंस हैं, ये सब कहां मिलेगा? ये सब मिलेगा आपको हमारी एप्लीकेशन पे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप प्लीज वहां पे जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, जो इंडियन इकोनॉमी है एज ऑफ टुडे, वो अप्रोक्सीमेटली ना 3 ट्रिलियन की है। सर ये कितना होता है? ये आपको अजीब सा लगेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2.4 करोड़ है। मतलब इतनी जीरोज हैं कि आप कैलकुलेटर पे नहीं डाल सकते। तो इंडियन इकोनॉमी आज के टाइम पे 3 ट्रिलियन की है। व्हाट आई वांट टू से, इसका 80% जो कंट्रीब्यूशन है, 80% वो आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन से। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी के लिए ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कल को जब आप जॉब करने जाएंगे या अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जॉब करेंगे अगेन किसी बिजनेसमैन या प्रोफेशन वाले के यहाँ, या अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप तो खुद ही प्रोफेशनल हैं। आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो भी या तो बिजनेस कर रहे होंगे या प्रोफेशन कर रहे होंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, इसका योगदान बहुत समय तक रहेगा। अगर आप टैक्सेशन से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हो, ये चैप्टर आपको हमेशा काम आएगा। बच्चे बोलते हैं सर बहुत बड़ा है, बहुत टफ है। मैं ये बोलता हूं कि बड़ा तो है, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि चैप्टर सबसे बड़ा है, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल है। आप समझ के देखिए, ये चैप्टर किससे डील कर रहा है? व्यापारी से। व्यापारी अपने फायदा और नुकसान की बहुत तमीज से अकाउंटिंग करता है। तो जो भी लॉ बना होगा ना, वो या तो टैक्स की चोरी करने से बचने के लिए बना होगा या किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो प्रोविजंस काफी लॉजिकल होंगे। सेक्शन बाबू इसका है 28 to 44। तो हम लोगों ने आपको हाउस प्रॉपर्टी कराया था, कैसे? 22 to 27। ये होगा 28 to 44। स्टार्ट करें बाबू। सारे क्वेश्चंस, सब कुछ होगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। वी विल टेक अप्रोक्सीमेटली 9 लेक्चर्स इस चैप्टर में। सर कितने घंटे का होगा? ऑब्वियसली 3 आवर्स के करीब का होगा, क्योंकि ये बैच है रेगुलर वाला। आइए, पॉइंट है कि सर बिजनेस और प्रोफेशन होता क्या है, प्रॉफिट एंड गेन क्या होता है? तो देखिए, एक छोटा मोटा हमें आइडिया तो है कि सर बिजनेस क्या होता है, कोई भी परचेज से। प्रोफेशन क्या होता है, जैसे सीए, लॉयर, डॉक्टर। तो आपको ना इन सबके डेफिनेशन के रटना नहीं है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। मैं आपको उतना करा देता हूं ताकि अगर कोई पूछे तो आप ब्लैंक न रहे, आपको थोड़ा आइडिया हो। क्या एग्जाम में डेफिनेशन आएगा? ऑब्वियसली कभी नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि सर बिजनेस क्या होता है, तो सिंपल है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मतलब बाइंग सेलिंग, कॉमर्स करते हैं, अगेन बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग सेम चीज है, या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या कोई भी एंटिटी अगर ये सब काम करती है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस। सर प्रोफेशन क्या होता है? अब देखिए, जो बिजनेस वर्ड है ये तो फिर भी 2 क्लॉज 13 में डिफाइंड है, आपको याद नहीं करना है। देखिए, सेक्शन उतना ही याद करेंगे जो एग्जाम में कभी गलती ना हो।
तो जो बच्चे ये टारगेट लेके बैठे हैं कि हम सारा सेक्शन याद करेंगे, वो इसको याद कर लें। बाकी बच्चे इसको याद नहीं भी करेंगे, कोई नुकसान नहीं है। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है बाबू, ये सबसे पहले तो डिफाइंड ही नहीं है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में ये डिफाइंड नहीं है। बट मोटा मोटा हमें क्या पता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें ना थोड़ा नॉलेज, स्किल, लर्निंग, ट्रेनिंग। अब सोचिए, देखिए सीए क्या है? प्रोफेशन। अब कौन हो? आप भी तो प्रोफेशनल है। तो आप कैसे काम करते हैं? यहां पर कोई भी वर्क जैसे सीए का रिक्वायरिंग नॉलेज, बताइए आपके पास सीए करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? सर क्या बात करते हो, बहुत चाहिए। आपको ट्रेनिंग चाहिए, आर्टिकलशिप, आपको लर्निंग चाहिए, एटसेट्रा। अब इसमें ऑब्वियसली सारे सीए, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, एट द सेम टाइम माय गॉड पेंटर, प्लम्बर, बाबू ये लोग भी आ जाएंगे, ये लोग भी आ जाएंगे। तो बहुत ही वाइड है। इसको ना हम लोग एक तरह से एंड में भी इसको देखेंगे एक सेक्शन के अंदर प्रोफेशन के बारे में। तो अभी बस मोटा मोटा समझ लीजिए कि बिजनेस हो गया ट्रेडिंग, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग। एक बच्चा बोला कि सर प्रॉफिट क्या होता है? बाप, इसका ना आप सिंपल सा जो कॉमन लैंग्वेज है बस वो याद कर लीजिए। प्रॉफिट मतलब आपका फायदा। आपने 10 रुपए में सामान खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, सो 10 में परचेज, 15 में सेल कर दिया, 5 रुपीज आपका हो गया प्रॉफिट। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इट कैन बी इन कैश और इन काइंड। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट कैन बी लीगल। जैसे मैं पैसे कमाता हूं, जब सीए बनेंगे आप पैसे कमा गए। अब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो क्या करता है? वो सुपारी लेता है, डॉन भाई, और वो सुपारी लेकर 1 करोड़ रुपए कमा गया। क्या सरकार को बोल सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा इनकम तो इलीगल है, मैं तो टैक्स पे ही नहीं करूंगा? सरकार बोलता है कि देखो बेटा, अगर इनकम कमाए तो टैक्स तो हम लिख रहेंगे, लीगल इलीगल बाद में चेक करेंगे, उसके लिए पुलिस है, लीगल इलीगल के लिए, बट टैक्स तो देना पड़ेगा। अरे बाबू, सरकार टैक्स के प्रति इतना पागल है, अभी ताजमहल का टैक्स नहीं पे हुआ था। आई एम नॉट किडिंग। ताजमहल के कुछ लोकल टैक्सेस पे नहीं हुए थे, सरकार ने भेज दिया नोटिस कि भैया या तो अब टैक्स पे कीजिए और ना मैं ताजमहल को ही आपसे छीन लूंगा। मतलब जो उनका एक बॉडी होता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जितने भी पुराने हैं ना हमारे महल मंदिर, वो सब ये हैंडल करता है। तो सरकार ने पूरा टैक्स पे कीजिए वरना छीन लेंगे। तो लीगल हो इलीगल हो इट मैटर्स नहीं करता है। और इवन अगर गिफ्ट हो, ये मैं आपको गिफ्ट चैप्टर में करा चुका हूं, अगर आप रिसीट विदाउट कंसिडरेशन है तो भी हम उसे प्रॉफिट मान लेते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने बोला कि सर हम आपको फ्री में एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं, वो गिफ्ट बाबू मेरा टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 28 में। तो ये मोटा मोटा है। अगेन, क्या इस सबको रट्टा मारना है? नहीं, बस इतना अगर आपको पता है एग्जाम के लिए काफी होगा। ठीक है, एक और पॉइंट, प्लीज आप लिखते रहिए, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारा नोट्स आपको क्लास में बनवाया जाएगा, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ये सब नोट्स आपको क्लास से बनवाया जाएगा, आप इसको लिखते रहिए। बाबू यहां पे केवल टैक्स की बात करेंगे, ठीक है, या सिस्टम की बात अलग से कर लेंगे, यहां पर केवल टैक्स की बात करेंगे। चलिए, जैसे हो जाएगा आप प्लीज डन लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? डन। डन मतलब आपने ये लिख लिया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और लिखने का स्पीड एकदम फास्ट रखिए, एकदम फास्ट, ताकि मेन समय हम लोग डिस्कशन में लगाएंगे।
चलिए अब देखिए हमें कैसे निकालना है। हम सब कोई भी बिजनेसमैन हो वो अपना इनकम कैसे निकालता है। तो सर एक ना सेल होता होगा, सेल करने पे आएगा ग्रॉस रिसीट, इसी को हम सेल्स बोल सकते हैं, इसी को हम रेवेन्यू बोल सकते हैं और इसी को हम टर्नओवर भी बोल सकते हैं। इसके बाद इससे मैं कुछ एक्सपेंसेस माइनस करता हूं। जैसे अगर मैं पैसे कमाता हूं तो मुझे कई खर्चे करने पड़ते हैं, तो खर्चे माइनस करता हूं और इससे मेरा आ जाता है बिजनेस इनकम। इसको हम प्यार से बोलते हैं नेट प्रॉफिट, या इसी को मैं बोल सकता हूं पीजीपीपी। अब ये काम आपने 11th में भी किया होगा, 12th में भी किया होगा, फाउंडेशन में भी किया होगा और जीवन भर आप करते रहेंगे। अंतर बस ये है कि जब आप पीजीबीपी करेंगे टैक्स के अंदर, तो ये जो इनकम और एक्सपेंस है ना, ये एज पर द टैक्स प्रोविजन होगा। तो जो आपने बचपन से सीखा है कि सेल माइनस खर्चा, आपको वही करना है। द ओनली डिफरेंस इज ये एज पर सेक्शन 28 होगा और जो एक्सपेंसेस हैं एज पर सेक्शन 30 to 43D होगा। और ये बात सेक्शन 29 बोलता है। सेक्शन 29 क्या बोलता है कि अगर आपको पीजीपी निकालना है तो 28 सेक्शन के अंदर जितने भी इनकम है उनमें से ये जो खर्चे हैं 30 to 43D, इनको आप माइनस कर देंगे तो आपका बढ़िया सा पीजीबीपी निकल कर आ जाएगा। तो करना वही चीज है जो आप पहले से करते आ रहे हैं, बस यहां पे टैक्स का तड़का लग जाएगा। निमिष गुप्ता बाबू, अगर आपने सारा नोट्स कर लिया ना, हम लोग एंड में ये पूरा चैप्टर भी रिव्यू कराते हैं, बस ये कंफर्ट दिलाने के लिए कि सारा का सारा स्टडी मैट कवर हो गया। तो हम लोग इसका रिव्यू भी करेंगे एंड में। तो जितने भी कुछ है ये सब हम लोग एकदम क्विक रिवीजन कर लेंगे एंड में, तो उसका आप चिंता मत कीजिए, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। सारा आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर स्टडी मैट कवर होगा। अगला, अब देखिए ये चैप्टर बड़ा है, तो कई बार क्या होता है ना कि जब हम ये चैप्टर कर रहे होंगे, बीच रास्ते में एक डाउट आता है कि सर पता ही नहीं चला, याद ही नहीं आ रहा है हम स्टार्ट कहां से किए थे और हम चल कहां रहे हैं। तो हम लोग ना एक पूरे चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें कौन से सेक्शन में क्या पढ़ना है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन। तो जैसे पीजीबीपी का सेक्शन है 28 to 44। सबसे पहला सेक्शन है 28, जो डील करता है आपके इनकम के बारे में। तो जितने भी इनकम है वो सारा कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 28 में। नेक्स्ट है सेक्शन 29। ये डील करता है, ये बताता है कि अगर आपको, जैसे मैंने बताया ना, पीजीबी निकालना है तो 28 वाले इनकम से सारे खर्चों को आप माइनस कर दीजिए। तो ये बताता है कंप्यूटेशन का तरीका। ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट है सेक्शन 30 to 37। इसमें अब जितने भी खर्चे होंगे वो सब यहां पर डेबिट होगा। जो आप अकाउंटिंग करते थे, जितने भी खर्चे, इसको मैं बोलूंगा प्यार से, देखिए टैक्सेशन, ऑडिट, लॉ, EISSM, ये सब ना जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, वहां पे कुछ इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड आपको जानने को मिलते हैं। जैसे इसको मैं बोलता हूं एडमिसिबल एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंस जिसको आपको डेबिट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जिसको आपको क्या कर सकते हैं, डेबिट। अच्छा, एक और पॉइंट, मेरे पास एक कार है
उस कार को मैं ऑफिस भी आता हूं, कभी कभी क्लाइंट मीटिंग पे भी जाता हूं, और कभी कभी मैडम को मन करता है तो उनको डिनर कराने भी ले जाता हूं। मैडम मतलब मेरी वाइफ। अब पॉइंट ये है कि वो जो कार है उसके जो खर्चे हैं मैं वो पीजीबीबी में डेबिट करूं कि नहीं करूं, बताइए। बताइए बाबू, जो कार है जिसको मैं ऑफिस में भी जाता हूं, क्लाइंट पे भी जाता हूं और अपनी वाइफ को लेकर डिनर करने भी जाता हूं, मैं उसको डेबिट करूं कि नहीं करूं? सर करना तो चाहिए, बट एक बच्चा बोला सर नहीं करना चाहिए, आप तो अपने पर्सनल यूज भी कर रहे हो। तो बेटा जीवन में सीधे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, ग्रे भी होता है। आप समझते हो ना, कभी कभी सच और झूठ के बीच में भी कुछ होता है, सही और गलत के बीच में भी होता है। यहां पर भी जो कार है उसका बिजनेस यूज भी हो रहा है, उसका पर्सनल यूज भी हो रहा है। अगर मैं पूरा अलाउ कर दूं तो सरकार डंडा मारेगा कि किशन किशन तुमने पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस में डाल दिया, क्राइम है। और अगर मैं बिल्कुल डेबिट नहीं करूं तो भी गलत है। तो यहां पर क्या होता है, सेक्शन 38 आता है जो सीधा बोलता है कि भैया प्रोपोर्शनेट अलाउ कीजिएगा, जितना बिजनेस के लिए यूज हो रहा है उतना अलाउ कीजिए, जो पर्सनल है उसको अलाउ मतलब उसको डेबिट मत कीजिए। तो 38 डील करेगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस और पर्सनल यूज नॉट अलाउड। तो पर्सनल वाला अलाउ नहीं होगा, बाकी अलाउ हो जाएगा। इसके अलावा जो 40 एंड 40A है, ये वो खर्चे हैं जो अलाउ नहीं होंगे। मतलब आपने खर्चा कर दिया बट फिर भी अलाउ नहीं होगा। इनको हम बोलते हैं इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, नॉट टू बी डेबिटेड। और इसको हम बोलते हैं अलाउड इन प्रॉफिट लॉस। आप डेबिट नहीं कर सकते हो, कई सारे हैं, अभी बताने का फायदा नहीं है, जब समय आएगा मैं डिटेल बताऊंगा। एक है 41, इसको भी बस आप लिख दीजिए प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। 42 आपको नहीं पढ़ना है, 43 आपको नहीं पढ़ना है, आप सीधे 44 पे आइए। नहीं 43 पढ़ना है वैसे तो, एक काम करते हैं 43 एंड 44 को हम बोल देते हैं अदर प्रोविजंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपिका, रवि, प्रियांशु, शुभम, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। देखिए इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये बस बोल रहा है कि 28 वाले में से बाकी को माइनस करना है, इनकम पढ़ना है और एक्सपेंस पढ़ना है। पूरा जो कहानी है वो इनकम और एक्सपेंस के बारे में होगी। पॉइंट ये है ना कि अगर मैं आपको पहले इनकम पढ़ाऊंगा तो कई सारे इनकम उड़ जाएगा। इनकम हम तब बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे जब पहले थोड़ा सा ना हम एक्सपेंस पढ़ लें। तो मैं इनकम पढ़ाऊंगा बट अभी नहीं। अभी आप बस इतना जान लीजिए भैया, बेसिक तो आपको पता है ना, कॉमर्स से बच्चे हैं, बेसिक तो आपको पता है ही कि इनकम में क्या आएगा। जो भी सेल आप कर रहे हो, रेवेन्यू जो कमा रहे हैं, जैसे मैं लेक्चर सेल कर रहा हूं, वो सब आएगा मेरा सेक्शन 28 में। सिंपल सा पॉइंट है। तो इनकम को भी हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे पहले एक्सपेंस से, इनकम में हम बाद में आएंगे।
पहला है सेक्शन 30। देखिए, हम बात करने वाले सेक्शन 30 की। सेक्शन 30 डील करता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो कोई तो आपका ऑफिस होगा, फैक्ट्री होगा, कोई तो लोकेशन होगा जहां से आप बिजनेस कर रहे हो। तो वो जो बिल्डिंग है जहां से आप बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके एक्सपेंसेस के बारे में। तो जो सबसे पहला सेक्शन आपको मैं करा रहा हूं वो है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग यूज्ड इन बिजनेस या प्रोफेशन। सेक्शन 30 है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारा कुछ मैं आपको प्रिंटेड दे सकता हूं। फास्टैग में ये प्रिंटेड ही जाता है, बट जब चूंकि रेगुलर बैच है, अगर आप कुछ लिखते हैं ना अपने हाथ से, वो जीवन भर के लिए याद रहता है। एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप अपना लिखा हुआ पढ़ेंगे, उसकी बाबू कंफर्ट ही अलग है। और सबसे हम सब लड़ाई क्यों कर रहे हैं? हम सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम से एक दिन पहले के लिए, जब अराउंड 1.5 डेज में हमें पूरा सिलेबस करना है। उस समय ना इन नोट्स का इंपॉर्टेंस अल्टीमेट हो जाता है, अल्टीमेट। साथ ही साथ क्वेश्चन भी करेंगे तो एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए, जो बिल्डिंग है हो सकता है वो आपका खुद का हो। जैसे मेरे पापा जी अपना दुकान चलाते हैं। जैसे मेरे पापा जी का ना अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो दुकान चलाते हैं। मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूं, मेरा जो ऑफिस है वो अभी रेंटेड है। तो भी हो सकता है, या तो ये बिल्डिंग ओन्ड बाय असेसी हो सकता है, या लीज पे लिया जा सकता है, लीज्ड, रेंटेड, या हायर्ड बाय, वैसे तो हायर नहीं, लीज्ड रेंटेड बाय असेसी। सरकार बोलता है कि देखिए हम दोनों में एक्सपेंस अलाउ करेंगे, क्योंकि दोनों ही खर्चा कर रहे हैं और इसी के दम पे आप इनकम कमाएंगे। तो बिल्डिंग के खर्चे माइनस होंगे। अब ये खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? जैसे अगर मैं मालिक हूं, मेरा सबसे बड़ा खर्चा है डेप्रिसिएशन। सबसे बड़ा खर्चा है डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, डिटेल में 15 मिनट के बाद। दूसरा, डेप्रिसिएशन के बाद अगर एक लैंड, एक बिल्डिंग है, हो सकता है मैंने उसे पेंट करा दिया, थोड़े बहुत चेंजेस करा दिए, थोड़ा बहुत पार्टीशन करा दिया, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिपेयर्स या रिपेयर्स इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, नेचर। अगर बिल्डिंग है तो आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है, म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स। तो अगर आप बिजनेस करोगे तो ज्यादा लगता है। लेट मी टेल यू, अगर आप रेसिडेंशियल आपके पास है, वहां पे जो म्युनिसिपल टैक्स लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा कमर्शियल पे लगता है, तो वो भी अलाउ हो जाएगा। जो म्युनिसिपल एंड अदर लोकल टैक्सेस, जैसे हाउस टैक्स वगैरह। एंड एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्डिंग, आपने सुना होगा कि बिल्डिंग में आग लग गई, कई सारे दुकान जल गए, ऑफिस में आग लग गई, तो उसके लिए जितने भी समझदार बिजनेसमैन होते हैं वो सब बाबू इंश्योरेंस लेके बैठते हैं। और जब आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आप पे करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। अब क्या वो इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करना चाहिए? तो पॉइंट ये है कि सर वो इंश्योरेंस प्रीमियम मैं क्यों पे कर रहा हूं बिल्डिंग के लिए? वो बिल्डिंग कहां यूज हो रही है? बिजनेस में। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है वो भी तो बिजनेस का ही खर्चा हो गया, उसको भी मैं माइनस करूंगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम सिंपल। अगर मैं बात करूं लीज की या रेंटेड की, तो यहां पर बाबू डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बट इसकी जगह पे जो आप रेंट करेंगे, रेंट या लीज चार्जेस, वो आपको अलाउ हो जाएगा। बाकी से
देख देख, तो अंतर कहाँ है? डिप्रिसिएशन का और रेंट और लीज का। अब सुनिए ध्यान से, कई बार सुनिएगा, मेरा एक जमीन है, मुझे उस पे ना दुकान बनाना है, डिपार्टमेंटल स्टोर या कोई ऑफिस बनाना है, और मैंने बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर कर दिया। मैंने नया छत डाल दिया, मैंने सब एक्सटेंड कर दिया, पूरा अंदर में कंस्ट्रक्शन कर दिया। बेसिकली मैंने रिपेयर किया, पर छोटा मोटा नहीं, कैपिटल नेचर का। जैसे ओपन टेरेस था, छत खाली था, मैंने उस पे पूरा एक ऑफिस बना दिया नया। तब क्या होगा अगर मैं रिपेयर कर दूं ऑफ कैपिटल नेचर? क्या होगा? सो इसको ना पीएनएल में डेबिट मार दीजिए। आप दिल पे हाथ रखे बताइए, दिल पे कभी भी कैपिटल नेचर वाले को मैं पीएनएल में डेबिट मार सकता हूं? कैपिटल नेचर है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मैं डेबिट करूं? सर लगता तो नहीं है सर, कैपिटल नेचर को कभी डेबिट तो करते नहीं हम पीएनएल में। तो सरकार बोलता है कि हम इसको डेबिट अलाउ नहीं करेंगे। आप इस पे क्या कीजिए, डेप्रिसिएशन ले लीजिए। अच्छा, मतलब क्या करना है, इसको आप ना ऐड कर दीजिए टू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। एंड देन क्लेम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालना मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। मजा तो ये है कि यहां तो आप ओनर थे। अगर बाबू आपने रेंटेड प्रॉपर्टी लिया है और आपने यहां पर रिपेयर्स करा दिया ऑफ कैपिटल नेचर, सोचिए देखिए, जब आप मालिक थे और आपने कैपिटल नेचर का किया, तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, जो बिल्डिंग है उसमें आप ऐड कर दीजिए और डिप्रिसिएशन ले लीजिए। बट अगर आपके पास वो बिल्डिंग के आप मालिक है ही नहीं, आप तो टेनेंट हैं, किराए पे लिया है, और फिर आपने कैपिटल नेचर का करा दिया। ऐसा होता है, जैसे मानिए आपने लॉन्ग टर्म लीज लिया है, 3 साल 4 साल 5 साल, तो वहां पर कैपिटल नेचर का भी रिपेयर करा देते हैं। अब क्या हो, तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो बाबू, मेरे पास एक हथियार है। कौन सा हथियार है? डीम्ड, याद है? डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड अक्रूवल, डीम्ड रेसिडेंट, कुछ भी डीम्ड हो जाता है। सरकार ने बोला चिंता मत कीजिए, हम इसको डीम्ड बिल्डिंग मान लेंगे। मतलब ऑल्दो आप मालिक नहीं है, बट ये जितना आपने कैपिटल नेचर का किया ना रिपेयर, उसको मैं डीम्ड बिल्डिंग मान लूंगा और आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। Treated as deemed building in hands of tenant and depreciation is allowed. तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सर क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? आंसर इज यस। लॉन्ग टर्म लीज में ये बहुत कॉमन है कि लोग लीज पे लेते हैं 4 साल 5 साल के और कैपिटल नेचर का रिपेयर करा देते हैं, वहां पर आपको डिप्रिसिएशन मिल जाता है। नोट कीजिए। अब उस सेशन को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
जैसे हो जाएगा तुरंत लिखिएगा डन। निमिष करेंगे बाबू बाद में। सब करेंगे, चिंता मत कीजिए, सब करेंगे, बस समय आने पे। ठीक है, चलिए 2-3 पॉइंट। सबसे पहले, ऑल्दो मैंने हाउस प्रॉपर्टी में ये बात एकदम क्लियरली बताया था, क्या पीजीपी में जैसे मेरे पापा जी का अपना जमीन पे पापा दुकान चलाते हैं, मेरे पापा बोल सकते हैं कि अगर मैं इसका ओनर नहीं होता तो मुझे रेंट पे करना होता तो मैं वो नोशनल रेंट को माइनस कर दूं। डिपार्टमेंट बोलेगा चाचा जी अगर आपके पास अपना प्रॉपर्टी नहीं होता या भी है तो मैं आप पे नोशनल इनकम मान लूं। तो पॉइंट ये है कि नोशनल वगैरह अलाउ नहीं होता है, तो याद रखिएगा। नोशनल रेंट मतलब एक नहीं होता है इमेजिनरी, जो पापा पे नहीं कर रहे। जैसे मानिए कोई ओनर है, अब वो अपने ही प्रॉपर्टी पे अगर बिजनेस कर रहा है तो वो रेंट तो पे नहीं कर रहा है, तो क्या वो ये बोल सकता है कि अगर मैं मालिक नहीं होता तो मुझे रेंट पे करना पड़ता, तो मैं उस रेंट जो मैं पे करता वो मैं डेबिट मार लूं? आंसर इज नहीं। नोशनल रेंट जैसे एक सोल प्रोप्राइटर अपनी सैलरी को डेबिट नहीं मारता है, सिमिलरली नोशनल रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग इज नॉट अलाउड। टू बी डेबिटेड। दूसरा, ये बात जग जाहिर है कि जो पीजीपी है वो सबसे पावरफुल, पीजीपी सबसे पावरफुल हेड है, यहां पर प्रोविजन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। प्रोविजन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल। एंड तीसरा, सेक्शन 38 इज एप्लीकेबल। बाबू याद रखिएगा, सेक्शन 38 क्या था? प्रोपोर्शनेट वाला, कि अगर प्रोपोर्शनेट जैसे एक ही जमीन पे मैं सवेरे ऑफिस चलाता हूं और रात में रहता हूं, मानिए, तो वहां पे हम अलग अलग, अगर एग्जाम में दिया हुआ है तो हम अलग अलग कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, आई थिंक हो गया होगा। अगला है कि सर बिल्डिंग का तो आपने बता दिया, अब जैसे मैं ऑफिस चला रहा हूं तो मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स है, पूरा रिकॉर्डिंग सेटअप है। जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके पास बड़े बड़े मशीनरी है। मेरे पापा जी दुकान चलाते हैं, वहां भी मशीन्स है, वेइंग मशीन। तो पॉइंट ये है कि जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है, उसे कुछ ना प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत पड़ती है। अरे पौधा वाला नहीं, प्लांट एंड मशीनरी, उसका क्या करें? तो अगला है सेक्शन 31। तो 30 था बिल्डिंग के लिए, 31 है प्लांट एंड मशीनरी के लिए। आप एक काम कर सकते हो, आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। जैसे ये मेरा एक्सपेंस नंबर 1 है, एक्सपेंस नंबर 2, एक्सपेंसेस related to furniture, plant and machinery, used in business या profession, section 31।
अब बड़ा सिंपल सा है, ये भी दो टाइप का हो सकता है, या तो आप इसके मालिक हो सकते हो, या मशीन किराए पे भी मिलता है, या तो ये ओन्ड बाय एसएससी हो सकता है, या रेंटेड बाय एसएससी। एग्जांपल देता हूं, जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ना बाबू, उसमें कैमरा लगता है, कैमरा। तो मैं से बता दूं, बहुत महंगा कैमरा नहीं चाहिए होता है, बट इनिशियली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो कुछ लोग मार्केट में ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि कोई भी नया प्लेयर आए। तो मैंने एक लोकल में, दिल्ली में एक टीचर जी से पूछा कि सर एक कैमरा खरीदना है, बताइए। क्या कह रहे हैं, कम से कम बेटा 2 लाख का कैमरा चाहिए, बड़ा वाला, जो शादी में नहीं होता है, बड़ा वाला। अब यार उस समय नया नया स्टार्ट था, पैसा था नहीं इतना। उन्होंने बोला कि एक काम करो, नहीं है तो आप रेंट पे ले लो। जबकि रियलिटी ये है कि कैमरा आप 50,000 वाले में भी कर सकते हो, और करने का तो आप 12,000 के वेबकैम में भी कर सकते हो। तो कई बार हम लोग को रेंट पे लेना पड़ता है, मैंने नहीं लिया है, बट कई बार लेना पड़ता है। अब देखिए, अगर आप बाबू ओन्ड बाय एसएससी है, तो अगेन आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा अंडर सेक्शन 32। अगर आप देखेंगे तो ये ना मोटा मोटा ऐसा ही होगा, रिपेयर्स है, म्युनिसिपल टैक्स होगा नहीं, इंश्योरेंस होगा। बड़े बड़े मशीन का इंश्योरेंस होता है, इससे मोबाइल का होता है, लैपटॉप का होता है। तो यहां पर और क्या क्या आएगा, रिपेयर्स ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये अलाउ हो जाएगा। अगर मैं रेंटेड की बात करूं, सुनिए, तो इसकी जगह तो मेरा रेंटल चार्ज या हायर चार्ज, बाकी सेम है। मेन यहां पे जो मजा है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाबू इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, जैसे एक मशीन है, आपने उसी कैपेसिटी बढ़ा दी। मैं एग्जांपल देता हूं, जिस सिस्टम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, एकदम रिसेंट एग्जांपल है बाबू, वो एक वेल i7 इंटेल का 16 GB रैम, एक पावरफुल कंप्यूटर है। अब लक्ष्मी नगर में जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पे ना शोरगुल बहुत ज्यादा है, आवाज, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा है, गाड़ी चलती है, पी 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 पूरे दिन होता है। अब अगर मैं यहां से रिकॉर्डिंग करूं तो सब बैकग्राउंड नॉइस आएगा। तो एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर क्या बोलता है कि हम आपका बैकग्राउंड नॉइस 0 कर देंगे, और अभी आपको एक भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा होगा, कुछ भी आपको साइड का नहीं सुनाई दे रहा होगा, केवल मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। जबकि रियलिटी में यहां पे पूरी जगह हल्ला हो रहा है, रोड पे गाड़ी चल रही है, बट वो सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट है, वो सारे साउंड को हटा देता है। उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए माइंड यू मुझे अभी 30,000 का एक जीपीयू, एक होता है एक हार्डवेयर, वो परचेस करना पड़ा। एनवीडिया का एक हार्डवेयर है, परचेस करना पड़ा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कंप्यूटर वही है, उसमें एक पार्ट था, उसको छोटा सा को हटाकर ये बड़ा वाला पावरफुल लगा दिया गया। बिना उस हार्डवेयर के ये सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं, जो मैं बता रहा हूं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगर मैं कर रहा हूं, तो क्या करेंगे, जो मेरा कंप्यूटर का होगा ना वैल्यू, उसमें वो ऐड हो जाएगा 30,000। तो सिंपल होगा, ऐड टू वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट एंड depreciation shall be calculated. सेम काम टेनेंट भी कर सकता है।
एज अ बिजनेसमैन बताइएगा बाबू, आप सबको ही कल के सीएम, एज अ बिजनेसमैन बताइए प्लीज, अब किराए के प्लांट मशीनरी पे अगर मेरा ये कंप्यूटर किराए का होता, मैं कभी भी 30,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर करता, बिल्डिंग पे में हो जाता है, क्योंकि बिल्डिंग पे लॉन्ग टर्म लीज में ये हो जाता है। क्या प्लांट एंड मशीनरी पे होगा? जनरली नो। तो सरकार ने बोला कि बाबू इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, नो टैक्स ट्रीटमेंट। एक तरह से इसको आप कभी भी ना उसको आप असेट का पार्ट मानेंगे, ना डीम्ड प्लांट मशीनरी मानेंगे, ना ही उसको आप पीएल में डालेंगे। तो ना आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं, ना कोई डीम्ड प्लांट एंड मशीनरी मान सकते हैं, ये सब कुछ नहीं, नो टैक्स ट्रीटमेंट। क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई भी बंदा जनरली किराए के प्लांट एंड मशीनरी पे इतना खर्चा नहीं करता है। मैंने बोला ना, जो भी लॉ बना है वो रियल लाइफ को ध्यान में रख के बना है। बिल्डिंग पे किराएदार कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उसको हमने डीम्ड बिल्डिंग मान लिया था, प्लांट एंड मशीनरी पे लोग नहीं करते हैं तो नहीं माना गया। और अगर कोई महान इंसान कर लिया तो भैया आई एम सो सॉरी, आपको डेबिट नहीं मिलेगा, आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिए। चलिए, दो तीन नोट, जैसे ये जो डेबिट मिल रहा है ये यूसेज पे मिलता है, ठीक है। अब एग्जांपल लीजिए, मानिए मेरे ऑफिस में एक एसी है, ठीक है। किशन कुमार यूज्ड एसी फॉर 6 months। He एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5,000। ऐसा होता है कि मैंने एसी का ना एक एएमसी ले लिया कि पूरे साल में कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो लोग उसको मेंटेन करेंगे। अब क्या आप ये बोल सकते हो कि नहीं नहीं सर 6 month का यूज हुआ है तब कि वो 6 महीने का डेबिट करेंगे? आंसर इज नो। जो यूसेज है दैट इंक्लूड्स एक्टिव एज वेल एज पैसिव यूज। किसी के भी ऑफिस में एयर कंडीशन पूरे 12 months तो चलेगा नहीं, गर्मी किया चलो 9 month चलेगा, तो आपको फिर भी जो अलाउ होगा पूरा 5,000 हो जाएगा। एंटायर 5,000 इज अलाउड। दूसरा सेक्शन 38 यहां भी लगेगा, सेक्शन 38 यहां भी लगेगा। मैं बोल सकता हूं कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय टेनेंट है, अगर बिल्डिंग पे तो डेप्रिसिएशन ऑन डीम्ड बिल्डिंग। अब ये शॉर्टकट है, एग्जाम में नहीं करेंगे, यहां पे कर सकते हैं बिल्डिंग। और अगर प्लांट मशीनरी है नो टैक्स।